जैसी उम्मीद थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैसा ही बजट पेश किया। टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी के हाथ भले ही खाली रहे हों, लेकिन सरकार ने एक बार फिर किसानों की झोली भरने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में डेयरी सेक्टर की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े इंडिया डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS सोडी, और हम बात करेंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के इमामी एग्रोटेक के CEO सुधाकर देसाई से। सिराज जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से इसको यहाँ पर देखें तो कैसे देखेंगे आप ये वाला बजट, क्योंकि एक तरफ हमने यहाँ पर डेयरी को तवज्जो आते हुए देखी, ऑफ कोर्स एक दूसरी तरफ यहाँ पर फिशरीज के लिए काफ़ी सपोर्ट था, सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर हमने बनते हुए देखी काफ़ी हद तक एडिबल ऑयल्स के लिए, जिसकी एक्सपेक्टेशन भी बाजार को थी। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रैंक करेंगे आप यहाँ पर बजट और कैसे देखेंगे इन इंपॉर्टेंट मुद्दों को? हमें ये लगता है कि सबसे बड़ा जो इस बजट से लेसन दिख रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अगला इलेक्शन हम जीत जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बजट में बहुत ही प्रूडेंस दिखाई है, और मैं कहूंगा कि जो फिस्कल प्रूडेंस बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, वो इसमें दिख रहा है। अब फिशरी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि फिशरीज के माध्यम से प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है, मेल न्यूट्रिशन को चेक किया जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट सचमुच इसको बढ़ावा देती है और एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। जिन राज्यों में बार बार मीट और फिश की दुकानों पर पाबंदी लगाई जाती है, वो पाबंदी न लगाई जाए, जिससे कि जो मेल नरिश्ड लोग हैं, खासतौर से अंडे का जो कंजम्पशन है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने ये कही है कि हम एडिबल ऑयल की तरफ ध्यान देंगे। बस उसमें एक चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हमारी टैरिफ पॉलिसी ऐसी है कि एडिबल ऑयल की लैंडेड कॉस्ट बहुत कम होती है, और पिछले साल मस्टर्ड में हमने देखा, इस साल हम सोयाबीन में आज भी देख रहे हैं कि MSP को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। एब्सोल्युटली। एक चीज जो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कही, वो कहा कि MSP जब जहां बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंटली कही गई वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी थी। जैसा कि समझा भी जा रहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सरकार ने पिछले कई बजट्स में इसका उल्लेख किया है, तो इस बार भी वो हमको देखने को मिला। MSP पर आपका क्या सेंस है? और दूसरा जो वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग के बारे में कहा गया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, MSP पे तो गवर्नमेंट ने हैंडसम हाइक दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस MSP को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें जरूरत होती है ना। अब देखिए, इस वक्त सोयाबीन मार्केट में आ रही है, लेकिन क्योंकि एडिबल ऑयल पे ड्यूटी काफी कम है, ग्लोबल प्राइसेस गिरे हुए हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि फूड इन्फ्लेशन चेक में रहे, तो MSP प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो खाली MSP डिक्लेयर करने से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता है। पिछले साल भी हमने मस्टर्ड में देखा कि किसानों को मस्टर्ड का MSP नहीं मिल सका। जहां तक ये सवाल है कि फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती रही है। मैं ये समझता हूं कि प्रोसेस्ड फूड को गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है बाय वे ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर दैट। अब आज जो सेक्शन फूड प्रोसेस्ड फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड से दूर जा रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जिसको जाहिर है बजट में नहीं बल्कि बजट के बाद एड्रेस करने की जरूरत है। जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, हमारे साथ अब सुधाकर देसाई जी भी हैं। सुधाकर जी नमस्कार। और जैसे सिराज जी भी कह रहे थे कि ऑफ कोर्स पॉलिसीज यहाँ पर सब सही हैं, सरकार का यहाँ पर जो इंटेंट है वो भी सही है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है जहाँ पर प्राइसेस MSP के नीचे हैं, इंपोर्ट धड़ाधड़ यहाँ पर आता चला जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आज जो यहाँ पर नई पॉलिसी अनाउंस हुई है? Yes, I think it's a national priority, Manisha ji, and of course, as spoken many times, there are some oil seeds rightly chosen now, rapeseed and mustard, oblique mustard and groundnut. These are not import substitutable. We don't import those. At the same time, there is an opportunity for high yielding varieties of sun oil because that has got about 40 to 45% of oils. And we are dependent on Ukraine and that zone for imports. But having said that, why it is a national priority is out of 230 lakh crores, 150 lakh crores is almost 65%, is very, very import dependent. So India is very important for the world market.
and world market is also dependent on the Indian market. And then we have these two issues which we touched upon: how to balance between the farmer prices and the consumer prices. We are looking forward as IBPA. Of course, we had given some suggestions. We had also given a white paper seeking 30,000 crores of budget in the next 5 years. As spoken in the budget, I think it is not just one solution. It starts with the provision of acreage shifts, hybrids, and all the way up to the price risk management for the farmers. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जैसे ऑयल पाम में बनाया गया था, इसी तरह नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स अगर उसका बजटरी एलोकेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जरूर जो आज का इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपना जो 65% है, ये धीरे धीरे 35-40% तक भी आ सकता है इन 5-6 years. But the main key question is that how to address this balancing act. Post 2020, the prices have been so dynamic that global volatility is felt up to the mandis in India. So at a situation like this, even we as an importing country have to have a very dynamic approach to this. ये सारी चीज तो होता रहेगा बीच बीच में कि एमएसपी के नीचे जाएगा, फिर कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंज्यूमर के तरफ गवर्नमेंट का अटेंशन रहेगा, जैसे आप जानते ही है. तो दोनों को बैलेंस करते हुए एक पॉलिसी, एक वाइट पेपर, प्री डिटरमाइंड पॉलिसी, हालांकि हमने तो बोला है कि डायनामिक ड्यूटी पॉलिसी होना चाहिए विच ऑटो ट्रिगर्स क्विक एक्शन in the policy change. But overall, it's a welcome move. I get a feeling that we are moving towards national mission on oil seeds. The Honorable Prime Minister also mentioned the same thing in the past. तो ये मेरे ख्याल से with right budgetary allocation and right strategy, state wise oil wise अगर implement किया जा सकता है तो हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली इंडिया को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए. सिराज जी, जैसे सुधाकर जी ने कहा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, ऑफ कोर्स एक फाइन बैलेंस यहाँ पर सरकार को जरूर बनाना होगा, जैसे कि आप भी कहते रहे हैं. एज ऑफ नाउ तो ये अनाउंसमेंट हुई है, कितना एलोकेशन है वो हमने नहीं देखा, और जो इनिशियल रीडिंग हम यहाँ पर न्यूज रूम में बैठकर कर रहे थे, जो समझ में आ रहा था कि ये है कि एग्रीकल्चर एलोकेशन शायद पिछले साल से कम ही है. तो जब हम एक नया एडिबल ऑयल मिशन यहाँ पर देख रहे हैं, आगे एलोकेशंस होंगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, तो आप कहेंगे जब तक ये ऑफ ग्राउंड निकलता है अभी उसमें कुछ समय है. वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया गया है तो इसमें गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं. लेकिन जैसा कि हमने पिछले साल देखा, कई सालों से ये गुफ्तगू हो रही है कि एडिबल ऑयल्स में हमको आत्मनिर्भरता चाहिए, लेकिन क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बाकी कमोडिटीज का गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रही है, यहां तक कि चावल तक में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से जहां गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, मिसाल के तौर पे एडिबल ऑयल्स ड्यूटी कम करके, तो उसकी कोशिश की जाती है. और उसका खमियाजा पिछले साल हमने देखा कि सरसों के जो किसान थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उन्होंने देखा, और अब पिछले 1 महीने से 15 दिन से सोयाबीन के किसान देख रहे हैं. तो ये डायनामिक टैरिफ पॉलिसी की भी बातें बहुत बार हुई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है, अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है कि अपने आप ट्रिगर हो जाए इंपोर्ट ड्यूटी का रेजिम. एब्सोल्युटली. सुधाकर, कैसे देखेंगे आप इसको आगे प्लान आउट होता हुआ, क्योंकि जैसे कहा गया कि अभी इंटेंट है, अज्यूमिंग कि स्टेक होल्डर्स से यहाँ पर एक व्यू भी लिया जाएगा, तो एज आईवीपीए आप कैसे इसे अप्रोच करेंगे, क्या कुछ देखना चाहेंगे इस सेल्फ सफिशिएंसी में, क्योंकि बात सेल्फ सफिशिएंसी की यहाँ पर पल्सेस में भी हुई है, एडिबल ऑयल में तो खैर हमने इसको एलोकेट होते हुए भी देख लिया. यस मनीषा जी, लाइक आई सेड, इसमें like rapeseed, for example, despite all these things, has gone up by 48% in the last 3 years. 48% का production growth हुआ है. तो आज के दिन जैसे अपने सिराज जी बोल रहे थे कि अभी फोकस ये है कि how to protect the farmer's income, how to protect, insulate him from the global volatility, how to assure that the prescribed MSP and also plus something is available to them so that we can attract more and more acreage to the oil seeds. While this is very obvious, I think the trick is
to take it on the ground with also involving private and public and also the trade bodies, trade association. There are some national level associations. There are some state associations in oilseed sector involving everybody. I think we have to take this as really a mission to achieve higher growth. And incidentally, I'm thankful to Siraj Hussain ji also to say that the world is dynamic today. We cannot say that our duty structure is frozen for a long time. As and when needed, we need to react and respond very quickly to the markets. Target being to take care of all the stakeholders, farmers on one side, and also the consumers, and of course industry coming. And at the same time, I also want to highlight, I think India manufacturing के हिसाब से अगर देखा जाए, today there are a couple of problems. I think finished goods of oils are becoming cheaper than crude oil manufacturing. So the industry is really stressed for last 1.5 years. At the same time, the export countries in palm oil, for example, they are giving incentive of $70-80 per ton on $1,000 for incentive for promotion of finished goods into India. So industry has been asking for a widened difference between the crude and refined so that the industry also is taken care, and at the same time the other stakeholders. I think there's a nice opportunity to balance between these three. एब्सोल्युटली, और आशा है वो आगे देखा भी जाएगा। लेकिन सिराज जी, ये इलेक्शन का साल है और ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी कुछ हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या देखने को मिलेगा? नजरें इलेक्शन पे रहेंगी, नजरें अब जुलाई में क्या बजट निकल के आता है उस पर भी रहेंगी? इस वक्त जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अहम चीज है वो अगले 1 महीने का टेम्परेचर है, क्योंकि उससे हमारी रबी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी का फैसला होगा। और दूसरे मॉनसून, अगर मॉनसून ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी और कुछ अच्छे फैसले एग्रीकल्चर के लिए आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया है, रेलवेज में, पोर्ट्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिसाल के तौर पे शायद ही कोई ऐसी मंडी हो जहां पर टेस्टिंग की अच्छी फैसिलिटीज हो, मॉडर्न फैसिलिटीज हो, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। वो हम कुछ भी कहें, वो प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करेगा, और हालांकि उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, लेकिन कम से कम कुछ जगह गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज गवर्नमेंट ने फिशरीज के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए फिशरीज का एलोकेशन भी बढ़ाया है। ब्लू रिवोल्यूशन के लिए एलोकेशन में भी इजाफा हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली, एग्रीकल्चर को काफी वाइडन यहाँ पर किया गया है। एलाइड सर्विसेज भी देखने को मिली हैं, और चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, फिशरीज है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, इन सभी का व्यू और एक सभी का जिक्र अब यहाँ पर हम बजट में होता हुआ देखते हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, सिराज जी, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS सोढी को, जानेंगे उनके हिसाब से ये बजट कैसा रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं बजट पर चर्चा। कमोडिटीज में आज यहाँ पर क्या मिला है, और जिस तरह से वित्त मंत्री ने यहाँ पर सभी चीज़ों का जिक्र किया, एग्रीकल्चर, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS सोढी अब हमारे साथ जुड़े हैं उसी का यहाँ पर विवरण करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि हम उनके पास जाएं, सुनते हैं कि वित्त मंत्री ने आज यहाँ पर डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्या कहा। Dairy development, a comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry.
डॉक्टर सोरी नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले तो वित्त मंत्री ने जो आज दिया उसके बारे में, ओवरऑल जिस तरह की डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्म करने की आज यहाँ पर बात की है, कितना फायदा हो सकता है उससे? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे आपने अभी बताया कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कृषि में 3-4 एरिया को ग्रोथ इंजन माना है: एडिबल ऑयल, फिशरीज एंड डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। और उसका कारण क्योंकि इस एरियाज में फ्यूचर है और भारत में और वर्ल्ड में मार्केट है। डेयरी में जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, अभी 25% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में। द वे हम ग्रो कर रहे हैं, 7 साल में 2030 तक हम तकरीबन 30% वर्ल्ड का, और 25 साल में 2047 में तकरीबन 45% वर्ल्ड का जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो इंडिया में और भारत में होगा। और उसमें 2 चीजें हैं, हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है ऑलरेडी वर्ल्ड एवरेज से 50% ज्यादा है। तो भारत में कंजम्पशन की एक लिमिट आ जाएगी, हमको विश्व की मार्केट देखनी पड़ेगी। और विश्व की मार्केट देखने के लिए जो 2 एरिया भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत चाहिए। पहले क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब कि मोर मिल्क पर एनिमल और मोर मिल्क पर केजी ऑफ फीड, और उसके लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट वगैरह का करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो बजट रखा है तकरीबन 700 करोड़ का, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में तकरीबन 26,000 करोड़ है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, वो तकरीबन 370 करोड़ वो कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत में हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है पर नंबर ऑफ एनिमल्स कम करने हैं, तो ही हम वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में compete कर पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा जो कंस्ट्रेंट था एक्सपोर्ट के लिए वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है, वो है वैक्सीनेशन का या डिसीज कंट्रोल का। तो जो एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए तकरीबन 2,465 करोड़ का बजट रखा गया है, ताकि हमारी जो कई कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह भारत से डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट अलाउ नहीं करते। एफएमडी कुछ भारत में कुछ एरियाज है जो इफेक्टेड है। तो इन 2 चीजों को कंट्रोल करने से भारत में उत्पादन बढ़ेगा, भारत में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हम वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव होंगे और हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। डॉक्टर सोरी, जिस तरह से यहाँ पर बढ़ाने की इसको बात की गई है, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए, क्योंकि तवज्जो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पर रही है, इसीलिए हमने एक अलग यहाँ पर मिनिस्ट्री भी आते हुए देखी है। आप भी एक ऐसे एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं जहाँ पर काफी कुछ काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं, आपका क्या विजन है 2024 को लेकर अब भारत में? देखिए, भारत में 2024 में जब तक डेयरी की बात करूं, 2024 वर्ष है कंजम्पशन या वॉल्यूम ग्रोथ का, क्योंकि 2023 में प्राइस बढ़े, इस साल प्राइस नहीं बढ़ेगा, पर इस बार वॉल्यूम का ग्रोथ आएगा और मार्केट बढ़ेगी। किसानों को उत्पादन करने में जो भी उत्पाद करेंगे उसका अच्छा भाव मिलेगा। और मैं मानता हूं कि भारत में भविष्य अगर रूरल भारत को अगर ग्रो करना है तो एनिमल हस्बेंड्री ही एक एरिया है जिसमें लिमिटेड जमीन या भूमि है, किसान भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह के एलोकेशंस किए गए हैं सरकार की तरफ से, और जैसे आपने कहा कि वो आपको लगता है कि वो पर्याप्त हैं, और यहाँ पे और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एक इंटरिम बजट है, आगे इलेक्शंस हैं, जुलाई में हम फिर से यहाँ पर कुछ सुनता हुआ देखेंगे? देखिए, कृषि में या एनिमल हस्बेंड्री में कुछ भी पर्याप्त नहीं। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके जो तकरीबन 68% लोग जो गांव में रहते हैं उनको उनकी लाइवलीहुड का सोर्स है। तो मैं मानता हूँ डेयरी में बहुत और अपॉर्चुनिटी है। जैसे भारत ने ये जो अभी जो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन बने थे, ऑपरेशन फ्लड 1, 2, 3 व्हाइट रेवोल्यूशन, तो मेरे ख्याल से बिग इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेशन फ्लड सेकेंड और व्हाइट रेवोल्यूशन 2 में चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी है इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड, पर वो इंटरेस्ट सबवेंशन है। बट हम क्या बोलते हैं कि बड़ी डेयरी प्लांट बनाने के लिए 10 या 20% की आपको ग्रांट देनी चाहिए, जो हमारे को व्हाइट रेवोल्यूशन में मिलती थी। या अच्छे पशु खरीदने के लिए किसानों को कुछ और सब्सिडी मिलनी चाहिए। और ऐसे ही
वर्ल्ड लेवल पे भारत के डेयरी प्रोडक्ट को नंबर 1 बनाने के लिए, मेड इन इंडिया को इमेज इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे मेड इन इंडिया डेयरी का प्रमोशन चाहिए, क्योंकि भारत आज नहीं तो कल डेयरी टू द वर्ल्ड बनने वाला है, पर इसको कितना एक्सलेट करना, कितनी जल्दी करना, वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अच्छे खासी बड़ी होप्स वहां पर हैं और अच्छा खासा पुश की एक्सपेक्टेशन भी है। डॉक्टर सोढी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया वो इमीडिएट बजट का एनालिसिस भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल CNBC आवाज पर इस शो में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।